एक दिन मैं प्रार्थना करने के लिए चर्च गई। चर्च बिल्कुल ही खाली थी। वहाँ पे बस एक ही औरत थी जो सबसे आगे वाली बेंच पे बैठी हुई थी। मैं चर्च में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ गई और मैं प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते हुए मुझे अपने आसपास थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जो औरत सबसे पहले बेंच पे बैठी थी अब वो तीसरे बेंच पर आ गई थी। इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो औरत अब तीसरे बेंच से पांचवें बेंच पर आ गई थी जो मेरे पास थी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। अचानक मुझे किसी की चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो औरत बिल्कुल मेरे सामने ही बैठी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था और उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी डरावनी स्माइल थी। उसने बड़े ही अजीब तरीके से अपना पूरा सिर एक तरफ घुमाया, जिसे देख मैं बहुत ही डर गई और तुरंत वहाँ से भागी। घर आके जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो चर्च एक भूतिया चर्च है और अक्सर लोगों ने वहाँ पे उस औरत को पहले भी देखा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मेरा नाम मीरा है और जब मैं 10 साल की थी तो मैं अपनी मोम के साथ एक खिलौने की दुकान में गई। खिलौने की दुकान की हालत बहुत ही खराब थी और वो अंदर से बिल्कुल भी साफ नहीं थी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं खिलौने देखने लगी। मेरी मोम ने देखा कि काउंटर पे खड़ा शॉपकीपर मुझे बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहा था, इसीलिए मैंने जल्दी से अपना खिलौना लिया और जब मैं उसके पैसे देने के लिए अपनी मोम के साथ काउंटर पर आई तब मैंने शॉपकीपर को देखा जो वाकई में बहुत ही अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े गंदे थे जिस पर लाल लाल धब्बे थे। हमने खिलौने के पैसे दिए और जब हम बाहर आने लगे तो शॉपकीपर ने मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। मैं भागकर अपनी मोम के पीछे छुप गई और हम तुरंत दुकान से बाहर आ गए, लेकिन वो शॉपकीपर भी हमारे पीछे पीछे बाहर आ गया और हमारा पीछा करने लगा। किस्मत से हमें रास्ते में एक पुलिस वाला दिखा जिसे मेरी मोम ने सारी बात बताई। पुलिस वाले ने तुरंत उस शॉपकीपर को अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने बताया कि वो शॉपकीपर दरअसल में एक सीरियल किलर था जो छोटे बच्चों को किडनैप करके अपनी दुकान में ले जाता था और उनकी हत्या कर देता था। कुछ समय पहले मेरे पास कोई घर नहीं था, इसीलिए मैं बाकी बेघरों की तरह सड़क पर ही सोया करता था। एक रात जब मैं सो रहा था तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा। मैं उस पर चिल्लाया और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। उस बूढ़े आदमी ने कुछ अजीब सा बड़बड़ाया और वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं बाकी बेघरों के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई अनजान आदमी है जो रात में आकर सोते हुए बेघरों की चाकू की मदद से आंखें निकाल लेता है। उनकी ये बात सुन मुझे तुरंत उस बूढ़े आदमी का ख्याल आया। कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि वाकई में वो बूढ़ा आदमी ही था जो सोते हुए बेघरों की आंखें निकाल लेता था। दरअसल उसका मानना था कि आंखों से दिखाई देने वाली हर चीज एक झूठ है और इंसान बिना आंखों के ही जिंदगी की असली सच्चाई को देख सकता है। आज मुझे मालूम पड़ा कि उस बूढ़े आदमी के पास जो एक झोला था उसमें कोई सामान नहीं बल्कि उसके द्वारा निकाली गई बेघर लोगों की आंखें थी। और मैं खुशकिस्मत था कि उस रात मेरी आंख समय पे खुल गई थी, नहीं तो ना जाने मेरे साथ क्या होता और वो मेरी भी आंखें निकाल चुका होता। एक बार नैन्सी अपने भाइयों जोश, डेविड और माइक के साथ घर के पास ही लुका छुपी का खेल खेल रही थी। खेल शुरू होते ही जोश को सबको ढूंढने की जिम्मेदारी मिली। नैन्सी के घर के पास ही एक पुराना कब्रिस्तान भी था। क्योंकि माइक इन सब में बड़ा था तो उसने नैन्सी और डेविड को कब्रिस्तान में छुपने का इशारा किया। नैन्सी ने इसके लिए मना भी किया, लेकिन डेविड और माइक फिर भी कब्रिस्तान में छुपने के लिए चले गए। थोड़ी आगे जाते ही कब्रिस्तान में से इनको डरावनी आवाजें आने लगी। माइक ने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहाँ पे एक आदमी था जो कब्र पर बैठा हुआ था और बिना कोई औजार के अपने हाथों से ही अजीब तरीके से कब्र को खोद रहा था। ये देखते ही माइक ने नैन्सी और डेविड का हाथ पकड़ा और बिना कोई आवाज किए वहां से निकलने का इशारा किया कि अचानक चलते चलते डेविड का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा, जिसकी आवाज से उस आदमी का ध्यान इन पर गया। उसने अभी इनको देख लिया था, इसलिए वो उठा और इनके पीछे भागा। माइक ने तुरंत नैन्सी को गोद में उठाया और वहां से तेजी से भागा। डेविड भी तेजी से माइक के पीछे भागा। इनको भागते देख अचानक वो क्रीपी आदमी आधे रास्ते में ही रुक गया और ये लड़का घर जाते समय एक टनल से गुजर रहा होता है जो बहुत ही सुनसान और डरावनी होती है। तभी उसे सामने से एक व्यक्ति अपनी तरफ भागते हुए दिखाई देता है, जिसे देख ये घबराकर अपनी जगह पर रुक जाता है। व्यक्ति इसके पास से भागते हुए गुजर जाता है। व्यक्ति के जाने के बाद जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि थोड़ी दूर आगे टनल में एक औरत खड़ी होती है जो कि टनल की दीवार के साथ अपना सिर पटक रही होती है। ये देख लड़का थोड़ा डर जाता है और उस औरत को नजरअंदाज कर घबराते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी आगे जाने के बाद ये लड़का हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखता है
तो इस बार वो औरत दीवार पर सिर पटकने की बजाय टकटकी लगाकर इस लड़के को घूर रही होती है। उस औरत का चेहरा बालों से ढका होता है और वो औरत बिल्कुल भी कोई आम इंसान नहीं लग रही होती। उस औरत को अपनी तरफ घूरते हुए देख ये लड़का बुरी तरह डर जाता है और वहां से तुरंत भाग निकलता है। जैसे तैसे ये लड़का अपने घर आता है और चैन की सांस लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का कपड़े बदलकर सोने के लिए चला। पिछले पार्ट में हमने देखा कि लड़का टनल से घर आकर सोने चले जाता है। जब ये सो रहा होता है तो इसके रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिससे घबराकर ये उठकर बैठ जाता है। हिम्मत करते हुए ये लड़का दरवाजे की तरफ बढ़ता है और किचन में आ जाता है, लेकिन किचन में उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद इसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे घबराकर ये भागकर उसे खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। इसके बाद ये कंधे की मदद से दरवाजे को जोरदार धक्का मारता है, लेकिन अगले ही पल ये अपने आप को वापस उस टनल में पाता है और इसके ठीक पीछे वही टनल वाली चुड़ैल खड़ी होती है, जिसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। डरते डरते ये लड़का उठता है और बिना कोई आवाज किए धीरे से अपने कदम पीछे बढ़ाता है, लेकिन तभी इसका पैर एक खाली पड़े कैन से टकरा जाता है, जिसकी आवाज वो चुड़ैल सुन लेती है। और दोस्तों, इसके बाद इसके साथ क्या ही हुआ होगा वो किसी को नहीं पता। मेरा नाम ऐना है और एक शाम मैं इतना थकी हुई थी कि मैं अपने कमरे में आई तो मैं बिना अपने कमरे की लाइट बंद किए ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। मैं अभी हल्की नींद में ही थी कि थोड़ी ही देर में मेरे कमरे की लाइट अचानक जलने और बुझने लगी। उस वक्त मैं इतना थकी हुई थी, इसलिए मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे कमरे की लाइट और भी तेजी से जलने और बुझने लगी। मैंने बिना अपने बिस्तर से उठे हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे ठीक पीछे एक काले कपड़ों में एक ब्लैक लेडी थी, जो मुझे ही घूरते हुए बहुत ही तेजी से दाएं से बाएं की तरफ हिल रही थी। और उसके ऐसे हिलने की वजह से ही मेरे कमरे की लाइट उसकी परछाई से छुप रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं उसकी तरफ देखते देखते कब बेहोश हो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। दोस्तों, ये शॉर्ट हॉरर स्टोरी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। एक बार नैन्सी अपने घर पे सो रही थी। नैन्सी गहरी नींद में थी कि तभी उसकी गाड़ी का अलार्म अपने आप ही बज उठा। नैन्सी ने कार की से अपनी गाड़ी का अलार्म बंद किया और फिर सोने चली गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि गाड़ी का अलार्म फिर से बज उठा। नैन्सी को यह बहुत अजीब लगा, इसलिए वो अलार्म बंद करके खिड़की के पर्दे के पीछे छुप गई और गाड़ी पर नजर रखने लगी। नैन्सी ने देखा कि एक लंबी काली परछाई पास के जंगल से निकली और नैन्सी के घर के मेन लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर में नैन्सी ने देखा कि वो काली परछाई उसके घर के दूसरी खिड़की से घर के अंदर झांक रही थी। नैन्सी डर के मारे सोफे के पीछे छुप गई। ध्यान से देखने पर नैन्सी को उस परछाई का चेहरा दिखाई दिया, जो काफी डरावना था। उसकी आंखें एकदम काली थी और उसके दांत किसी जानवर से भी नोकीले थे। वो क्रिएचर दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगा। ये देख नैन्सी घबराकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर में नैन्सी को जब होश आई तो सुबह हो चुकी थी और वो क्रिएचर वहां से जा चुका था। नैन्सी ने फटाफट अपना बैग पैक किया और तुरंत अपने गांव के घर से अपने शहर की तरफ निकल गई। एक बार मैं अपने दोस्त गौतम के साथ पार्क में घूम रहा था। पार्क में घूमते हुए हमें हमारे पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कोई बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी डरावनी आवाज सुन मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी। जब मैंने एक आंख खोल के गौतम की तरफ देखा तो वो पहले से ही पीछे देख रहा था। अगले ही पल मैंने देखा कि गौतम जमीन पर गिरा हुआ था और उसके पाँव में एक गहरा चाकू घुसा हुआ था। मैंने तुरंत गौतम को उठाया और वहां से भागने लगे। भागते हुए जब मैंने पीछे देखा तो एक डरावना आदमी जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था वो हमारा पीछा कर रहा था। गौतम के पाँव पे घाव था, इसीलिए उस आदमी ने गौतम को पकड़ लिया और वो गौतम के पाँव को चीरने लगा। ये देख मैंने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वो पीछे गिर गया। मैंने गौतम को उठाया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैंने देखा कि उसने गौतम के पाँव से काफी मांस काट लिया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो मालूम पड़ा कि वो एक साइको खूनी था जो लोगों को मारकर उनका मांस खाया करता था और पुलिस को वहां पे आधी खाई हुई लाश भी मिली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। एक रात जब नेहा को अपने ऑफिस से लौटने के लिए काफी देर हो गई तो उसने जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल का आसान रास्ता चुना। हालांकि वो रास्ता इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो घने जंगलों से गुजरता था और वो अपने भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। नेहा इसकी परवाह किए बिना रास्ते पर गाड़ी चलाते चलती गई। अचानक नेहा की गाड़ी का रेडियो अपने आप ही चालू हो गया और उसमें से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती कि अचानक उसे रास्ते में कोई खड़ा दिखा। दरअसल रास्ते में एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे काले घने बाल थे और उसके चेहरे पर ना ही आंखें थी, ना ही नाक और ना ही मुंह। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो लगातार उस औरत को घूरती रही। देखते ही देखते उस औरत ने अपना आकार बदला और उसके हाथ और पैर एकदम से लंबे हो गए। ये देख नेहा ने
तुरंत वहां से गाड़ी भगाई। थोड़ी दूर आकर नेहा ने अब चैन की सांस ली। उसे लगा कि उसने उस चुड़ैल को काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो चुड़ैल उसके पीछे लग चुकी थी और उस समय वो उसके साथ ही गाड़ी में बैठी थी। अगर आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां देखनी पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।